ग्रैंडपा, ये देखिए। अरे ये क्या उठा लाई? कोई भी चीज खरीदने से पहले जरूर देख लेना चाहिए बेटे कि वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। जाओ इसे वापस। ग्रैंडपा, ये देखिए। अरे ये ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم। शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दरूद और सलाम और अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफ ज़ई और मेरी साथी मेज़बान सुंदर सलीम आपको खुशामदीद कहते हैं इश्क़ सय्याम में। नाज़रीन मोहतरम, आज की शब जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जो हम सवाल जवाब का सिलसिला और नात खान जो नात पढ़ेंगे उसका जो सिलसिला, वो नहायत ही आपको दीगर प्रोग्राम से मुनफरिद नज़र आएगा। और जो आज का हमने मौजू रखा है वो वक्त हाजिर के मसाइल के ऊपर और इसकी जितनी भी मुश्किलात हमें माशरे में नज़र आती हैं उसके ऊपर गौर और फ़िक्र करने के बाद हमने इंतखाब किया आज के मौजू का। वो मौजू हमने आज रखा है निकाह और दौर हाजिर में उसके मसाइल। कितने लोग किस तरीके से मुतनफ़िर हो रहे हैं और माशरे की जड़ें जो खोखली हो रही हैं उस वजह से क्यों हो रही हैं, और निकाह जो लोग दूर जा रहे हैं निकाह से और दीगर मसाइल जो सामने आ रहे हैं हमारे मुसलमानों के दरमियान, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे पास मौजूद हैं, शख्सियत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, नहायत ही अहमियत के हामिल, नहायत ही काबिल एहतराम, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा बोलने वाले। जब ये बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़े बोलने वाले सुनते हैं। एक ऐसी शख्सियत उन चुनीदा लोगों में से हैं जो एक सुलझा हुआ मिजाज रखते हैं। जब इनकी हम बात करते हैं कहीं भी और कहीं आप लोग भी जब देखते हैं तो एक ही हमें आवाम और नाजरीन की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं शरीयत के मसाइल में, तरीक़त के मसाइल में, बेहतरीन आलिम दीन, काबिल आलिम दीन, काबिल कदर, मकबूल शख्सियत अल्लामा अतीकुर रहमान ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खैरियत सर, ठीक ठाक, कैसा मिजाज? हमारे साथ मौजूद आज भी रोज़ाना पहले रोज़े से आप देख रहे हैं हमारे साथ जो भी दौर जदीद में मसाइल आते हैं सोशल मीडिया के हवाले से उस पर बहुत अच्छा बात करते हैं और बहुत फ्रूटफुल बात करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव बात करते हैं। और ये बातें जो करते हैं उससे लोगों को इस्तिफ़ादा होता है। लोग कहते हैं कि जी हमें ये मसाइल पता नहीं थे, हमें ये फंक्शंस पता नहीं थे, अब हमें पता चले हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। मैं इनके तारुफ़ में अगर 10 से 15 से 20 मिनट का भी इंट्रो दूँ तो इनका तारुफ़ मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही
बेहतरीन अचीवमेंट्स हैं इनके पास और 100+ इनको कहते हैं गोल्ड मेडल हैं, प्लस उसके साथ दीगर जगहों पे इनकी खिदमत रही हैं, काफ़ी बड़े इदारों में सर फहरिस्त नज़र आते हैं खिदमत करते हुए नौजवानों की, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अदनान शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप शुक्र कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। हम हैं शाहीन फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अमादुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी जनाब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हमारे साथ बहुत ही प्यारी खुश इल्हान सना खां, बहुत ही अच्छी आवाज़ की मालिक उमैमा शहजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उमैमा? ठीक है उमैमा, हम चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आपकी नात के साथ करें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे ले मदीना याद आती है मुझे ले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी जान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। माशाल्लाह, क्या कहना, बहुत खूबसूरत अच्छा आवाज़ और बहुत ही प्यारा अंदाज। हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रही थी उमैमा शहजाद। मैं चाहूँगी कि हम अब सवाल की जानिब बढ़ें। सवाल की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, बुलंदी दे और खुशहाली दे और ज़िंदगी में आप अपने वालिदैन और इस मुल्क का नाम रोशन करें। जी, मैं बढ़ूँगा बिला तवक्कुफ़ अल्लामा अतीकुर-रहमान ज़िया साहब के पास। हज़रत, आज का मौजू जैसे कि हमने देखा और हमसे कहा भी गया था पहले रोज़े से कि जी इस हवाले से गुफ्तगू करें, इस हवाले से मसाइल के हवाले, इस हवाले से जो मसाइल हैं माशरे में उस पर बात करें, निकाह और दौर हाज़िर में उसके मसाइल। हम देखते हैं कि इस वक्त जो निकाह है उसमें लोग बहुत ही अब ज़्यादा मुतनफ़िर नज़र आ रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग निकाह जैसी सुन्नत से दूर होने, नौजवान तबका बिलखुसूस दूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके ख़यालात कुछ इस तरह से होते हैं कि ये एक आगे उनकी ज़िंदगी करियर के लिए बहुत मुश्किलात का बाइस बन जाएगा। इसकी क्या शरई हैसियत है निकाह की
और जो मनफी असरात माशरे में मुरतब हो रहे हैं ना निकाह करने के, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये ज़रा अर्ज़ करें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि आजकल का जो नौजवान तबका है वो निकाह से मुतनफ़िर हो रहा है। मैं इसको कुछ यूँ कहूँगा, जो हमारे मुआशरे के अंदर बेराह रवी, जो हमारा मुआशरा बेराह रवी का शिकार बिल्कुल ऐसा ही है। असल में निकाह से मुतनफ़िर नहीं होता, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुतनफ़िर हो रहा होता है। अच्छा। क्योंकि निकाह एक बेहतरीन ज़िम्मेदारी है। इस्लाम के अंदर निकाह जो है इंसानी नस्ल की बका का ज़रिया है। बिल्कुल। निकाह आपकी जिस्मानी, आपकी ज़हनी, आपकी रूहानी, आपकी कल्बी, आपकी एहसासियत के लिए सकून का ज़रिया है। सही। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जा बजा इरशाद फरमाया है कि हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। सही सही सही। और वो इसलिए पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया बन सको। सही। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में ये बात इरशाद फरमाई, अन निकाहु मिन सुन्नती। सही। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इस सुन्नत से रूगर्दानी की वो मुझसे नहीं है। मौजूदा माशरे जो हमारा चल रहा है, इसमें हमने शादी जैसे पाक बंधन को एक मुश्किल तरीन बना लिया। उसकी सबसे अहम वजह हमारे ज़ाती रस्म व रवाज है। बिल्कुल। वो रस्म व रवाज देखा जाए तो हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन, हमारे इस्लामी कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एडॉप्ट होके आए हैं। और देखा देखी वो रिवाज इस कदर बढ़ गया कि एक गरीब और आम सा शख्स जो है वो अपनी बेटी की शादी करना मुश्किल तरीन हो जाता है उसके लिए। बहुत। इस दौर के अंदर खुसूसी जो हर महीने बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, तो इस दौर में तो मिडल और अपर क्लास का आदमी जो है वो भी इस परेशानी में है कि मेरी बेटियों की जो शादी है वो किस तरह होगी और कितना अखराजात होंगे। बिल्कुल। जहेज जैसी लानत जो है बिल्कुल हम जो अडॉप्ट करके यहाँ लेकर आए हैं, और हम इसका सेहरा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर डाल देते हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जहेज़ दिया था, वो हकीकतन जहेज़ नहीं था। उसकी एक अहम वजह थी, वहाँ एक अहम नुक्ता है। वो नुक्ता ये है, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफ़ालत में थे। चूँकि शोहर और बीवी दोनों ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिया था। वो हकीकतन जहेज़ नहीं। इस वक्त दौर हाज़िर में यही देखा जाता है कि ज़रूरियात आप जहेज़ को मना कर रहे हैं। काफ़ी हमारे माशरे में लड़के वाले मना भी करते हैं कि जी जहेज़ नहीं, मगर वो बज़द होते हैं लड़की वाले के देंगे क्योंकि इज़्ज़त कायम रहेगी, बाद में कोई वक़ार पे उंगली नहीं आए, कोई ताना कशी नहीं हुए, अंगुश्त तनकीद नहीं उठे, तो इस वजह से वो इतनी सारा सामान दे रहे होते हैं। अच्छा, डिमांड करना तो ये तो बिल्कुल मुनाफी है, अखलाकी तौर पर भी बेहतर नहीं है, मगर जो बिलफ़र्ज़ एक मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, जिसकी नौकरी पेशा आदमी है, उसकी इनकम इतनी, वो अगर अपनी ज़ौजा को वो सारी सहूलत नहीं दे सकता, तो उसके घर वाले सहूलत दे सकते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन है जी, आपने अगर सोचा कि फ्रिज है और भी दीगर जो चीज़ें वो नहीं वो अफोर्ड कर पा रहा, तो वो ज़रूरत ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए उसके घर वाले, लड़की घर वाले दे देते हैं। तो इस पर दीन क्या कहता है? देखिए, दीन किसी भी बाप को अपनी बेटी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ देने से मना नहीं करता, लेकिन हमारे मुआशरे को तो देखें, हर चीज़ हम दीन के साथ जोड़ देते हैं हमारे यहाँ तो। लेकिन ये इस वक्त लाजिम और मंजूर हाँ, चीज़ है। जहाँ हमारा अपना दिल होता है कि ये काम होना चाहिए तो हम उसे दीन से मुंसलिक कर लेते हैं, और जहाँ हमारा दिल होता है ये काम नहीं होना चाहिए, हम उसे दीन से अल्लामा साहब से बाहर कर देते नहीं है। यहाँ पर ये भी बात एक ज़रूरी चीज़ है कि बहुत सारी जगहों पे बरादरी सिस्टम और ये सारे मामलात होते हैं, तो फिर वो वालिदैन के लिए ज़रूरी हो जाती है चीज़। देखें, किसी ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इस तरह के स्टेप उठाएं कि हम इन यानी कि रस्म व रवाज, जहेज जैसी लानत को ख़त्म करने की कोशिश करें, स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तनकीद, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात बता दूं कि एक शख्स जो है 56 पकवान बनाता है, हर तरह से चीज़ें रखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज में इख्तलाफ रखा है ना, तो 56 पकवान खाने के बाद भी एक आदमी बोलेगा जी नमक कम था, हमें बोटी सही नहीं मिली, चावल खड़े खड़े नहीं थे,
ठीक है ना। हकीकत बात और फलां जो है क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं थी, और यानी कि मीठे में जो है फलां मीठा अगर रख लेते तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। अब आप सोचें 56 पकवान बनाने के बाद भी आपको तनकीद का सामना तो है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप जो है वो 56 पकवान ना बनाएं, बल्कि शरीयत को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों की शादी करवाएं, ताकि अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह का रसूल भी राजी हो। अल्लाह बरकत है, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का रसूल भी राजी हो, और जब रसूल राजी होगा तो ये ऑब्सोल्युटली है कि इसमें कोई दो राय मुबालिगा नहीं कि आगे वो नस्ल भी खुशहाली और तरक्की और बरकत की तरफ बढ़ेगी। अल्लामा साहब, एक मसला इस वक्त ट्रेंडिंग बना हुआ है हर जगह, जिस भी प्लेटफॉर्म में हम देखें, जो भी आप चैनल लगाएं या सोशल मीडिया की बड़ी जीनत बना हुआ है कि जी ये ड्रामे में और फिर उसके अलावा मूवीज़ में, बिलखुसूस पाकिस्तान के ड्रामे मूवीज़ में जो निकाह हो रहे हैं एक एक्टर और एक्ट्रेस के, वो वाक़ियतन निकाह कायम हो जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है? हमारे बहुत ही प्यारे बहुत अच्छे काबिल एहतराम अल्लामा कुमैल महदवी साहब, बहुत फ़िक़्ह जाफ़री से तारुक़ रखने वाले काबिल तहसीन हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी भी हमने इस हवाले से राय सुनी थी, तो वो कह रहे थे कि जी ये हो जाता है। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं कि जी ये एक्टर और एक्ट्रेस के ड्रामे में निकाह होना ये वाक़ियतन निकाह हो जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसके कैसा दबाव है? बयान कीजिएगा, जहाँ इजाब कबूल के मनाज़र दिखाए जा रहे हैं वो भी, और जहाँ नहीं दिखाए जा रहे वो भी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा वक्त तलब जवाब है ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ आपके तफस्सुस से सुनने वालों को कि जब हमारे यहाँ इस्लाम और दीन मुकम्मल आ चुका, उसके बाद जदीद दौर के जदीद मसाइल आगे चल के हमारे सामने आते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई जदीद मसला आता, चाहे वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम की ज़ात हो, सल्फ़ सालिहीन हो, ताबईन हो, जदीद दौर के अंदर मुख्तलिफ पैमाने, मुख्तलिफ ज़राए के अंदर कहीं ना कहीं उलमा का इख्तलाफ होता ही है, और उलमा का इख्तलाफ भी एक हुस्न है दीन का, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ जय्यद उलमा होते हैं, दोनों तरफ अपनी अपनी राय यानी कि सामने रख रहे होते हैं। तो आप देखें कि पहले दौर में भी इख्तलाफ होता था, तो ज़ाहिर है मसाइल जदीद दौर के जदीद मसाइल सामने आते हैं, तो उलमा को वक्त लगता है दीन और शरीयत की रोशनी में उन मसाइल को अच्छे तरीके से अखज़ करके पेश करना। सही। तो उसमें वक्त लगता है, उसमें उलमा का इख्तलाफ भी होता है, और ये इख्तलाफ अब से नहीं है, ये बरसा बरस से चला आ रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा जो इसको ट्रेंड दे देते हैं, मजाक बना लेते हैं दीन का, ये वो लोग होते हैं जो दीन पे तो उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन चस्के लेने के लिए मौलवियों पे उंगली उठा रहे होते हैं, और इंतशार फैलाने के लिए मौलवियों को जो है उंगली उठा रहे होते हैं कि मसाइल का सामना हो गया, व्यूज बढ़ें, ये चीज़ ट्रेंड में चले। तो इन चीज़ों से परहेज किया करें, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने फरमाया इसमें दो धड़ल्ले हैं, दो उलमा हैं, दोनों तरफ की राय बड़ी मजबूत है, ठीक है। मैं ये बताने के बाद आगे हल की तरफ भी आऊंगा कि इसका हल क्या। अफसोस का मकाम ये है कि हम हल बाद में ढूंढते हैं और इंतशार पहले फैला देते हैं और मसले जो है वो पहले लेकर आ जाते हैं। सही। एक उलमा की जो मतलब के फहरिस्त है वो ये कहते हैं कि अगर दो मर्द व ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई और टेलीविज़न के अंदर ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है वो बयान कर रहे होते हैं इजाब व कबूल के हवाले से, और उनकी नीयत भी होती है किसी ना किसी तरीके से शादी करना, तो उनकी शादी वाक़या हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने में सामने आती हैं। देखें, बहुत सारे लोग, जदीद दौर की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। अब एक्टर्स जो हैं, बाज़ औक़ात दो एक्टर्स, लड़का और लड़की, आपस में ज़ाती तौर पर एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं और उनकी शादी भी नहीं हुई होती, और उनकी नीयत में निकाह भी होता है कि हम चलो इस टाइम पर निकाह करेंगे, लेकिन अचानक एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि किसी ड्रामे में उन्हीं दोनों को मियाँ और बीवी बनाकर पेश किया जाता है, गवाह भी पेश किए जाते हैं, नीयत उन्होंने पहले ही रखी हुई थी। तो अब अगर इजाब व कबूल हो जाता है और नीयत के सीगे पढ़े जाते हैं, इजाब व कबूल के सीगे पढ़े जाते हैं, तो उन दोनों का निकाह वाक़या हो जाता है। अच्छा, ये तो एक हमारी ये सिनेरियो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, सब पे आ रहा हूं, अमूमी तौर पे सवाल जवाब पूछना। दूसरा अमूमी तौर पे, ठीक है ना, इसमें भी दो मसाइल हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं होता, कुछ उलमा कहते हैं क्योंकि ये स्क्रिप्ट होती है, ये एक हिकायत होती है, ये एक कहानी की सूरत में होता है, चूंकि कहानी किसी और ने लिखी होती है और वो शख्स इन्हें स्क्रिप्ट देता है, तो वो शख्स जब उन्हें स्क्रिप्ट देता है और उस स्क्रिप्ट को जो ये पढ़ते हैं तो निकाह नहीं होता।
वहाँ उनकी नियत भी नहीं वहाँ उनकी नियत भी नहीं होती, निकाह भी नहीं होता, बिल्कुल सारा दारोमदार नियत पे ही नियत आएगा पर ना। आ जाता है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ, दो बातें तो आपकी हो गई, तो मेरे ख्याल में निकाह नहीं होता, इसमें नहीं फतवा होता। फिल वक्त मौजूद है, लेकिन जदीद मसाइल हैं, उलमा जो को उलमा बैठ इकराम कर कह रहे हैं निकाह हो जाता है, तो वो आप उनको इस तर्ज में बताना चाह रहे हैं कि जी जो मसला शरई तौर पे वाज़े नहीं हो रहा होता तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए उलमा कह देते हैं कि ये जी जायज़ नहीं है, इससे बचा जाए, उससे बचा जाए ताकि इंतशार ना फैले। इस वजह से उलमा इकराम की राय आ हाँ, सकती है, इंतशार ना फैले, ठीक है, एक तो जायज़ नहीं है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूंगा आपके तवस्सुत से कि देखें, दीनी मसाइल में तो हमें लोग कहते हैं कि जिद्दत इख्तियार करो, तो ड्रामे में जिद्दत क्यों नहीं इख्तियार की जा रही? कोई ऐसा सिनेरियो बनाए ना कि ये इंतशार ही ना फैले। जरूरी है आपने डायलॉग बोलना उस वक्त, आप डायलॉग काट देना, डायलॉग कट जाता है, आपके बहुत डायलॉग जगहों से में क्या डायलॉग कट जरूरत जाता है? आप लड़की को बिठाएं, लड़के को बिठाएं, और जो भी एक सिलसिला होता है, और आप सिर्फ उनके जो आवाज़ है वो आप ना डालें, इजाब कबूल ना डालें, बस आप कैमरे में दिखा दें कि जी सर हिला रहे हैं, बस काफ़ी, मसला हल हो गया, इंतशार फैलेगा ही नहीं। सही। तो इस इंतशार से बचने का ये हल है आसान, इस हल को अपनाएं, चीज है कि मौलवियों को आपस में लड़वा दें, बिल्कुल, और इंतशार जो है अवाम तक पहुंचे, और अवाम तो माशाल्लाह हमारी वैसी चस्के लेने वाली है। अदनान शेख साहब की तरफ आऊंगी, हम अपने इससे टॉपिक एक पर बात तो क्लियर हो गई है कि जी निकाह नहीं कायम होता नहीं कायम ड्रामे होता, में, जी जितने हाँ। भी ये ड्रामेटाइज होता है सब, इस ठीक पे है, कोई लेकिन अलामा इजाबत साहब कबूल ने नहीं। भी एक बात कही कि लोग हल की तरफ बाद में आते हैं, इंतशार पहले शुरू हो जाता जी है, हाँ, फिर बिल्कुल। राय कायम कर देते हैं, और राय कायम कहाँ की जा रही है? वो सोशल मीडिया पे की जा सोशल रही है। मीडिया। अच्छा, इसी हवाले से इनकी गुफ्तगू से रिलेटेड मैं चाहूँगा कि हम पहले सवाल कर लें कि हमारे पास मौजूद हैं मामुद्दीन साहब, जो बहुत ही प्यारे अच्छे शाहीन फाउंडेशन के आप चेयरपर्सन हैं, और उसके साथ साथ आप खिदमत खल्क, फिर लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक, और उसके बाद अपनी शहरी ज़िम्मेदारी, माशरती ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप बच्चों के लिए इफ्तार, उनके गिफ्ट्स वगैरह के सामान प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और रोड इफ्तार ड्राइव भी करवाते हैं आप। इस दफ़ा क्या प्लान है, क्या काम किया आपने, और मज़ीद आगे क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं चेयरमैन हूँ, चेयरपर्सन ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है, तो मर्द के लिए चेयरमैन होता है। अच्छा, हमारे जो है NGO जो है, क्या कहते हैं, हम इफ्तार ड्राइव पिछले 5 साल से कर रहे हैं, और ये हम शहर क़ैदीन के ऊपर हमारा इफ्तार ड्राइव होता है, जहाँ डेली जो है समझे मोर देन 500 से ऊपर लोग जो है वो इफ्तारी करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कई मकामात जगहें हैं जहाँ पे हम अफ्तार भिजवाते भी हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोगों, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं और भी दूसरे लोग हैं जिनको हम कहते हैं, जो हमारे साथ पहले से कनेक्टेड हो जाते हैं, या क्या कहते हैं, हमें पहले से हमारे साथ इन टच हो जाते हैं, तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारा ईद पे बच्चों के लिए हम ईदी उनको करके देते हैं, 100 से ऊपर बच्चों के लिए जो हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड हैं, या जो नए बच्चे आ जाते हैं उनको ईद पे उनके कपड़े, उनके जो ईदी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा अपना एक स्कूल भी है सुरजानी में, जिसमें 100 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से 6 तक है, नर्सरी से 6 है, वहाँ पे हम बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, और कुरान के साथ साथ स्कूलिंग सिस्टम भी कर रहे हैं। अब बेसिक कुरान पढ़ाने का मकसद ये है कि दुनियावी तालीम अपनी जगह है, मगर क़यामत में हमसे जो है पूछगछ होगा सबसे पहले कि मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी कि नहीं दी, और हम वहाँ कुरान ख़त्म करने के बाद बच्चे को फिर दोबारा कुरान पढ़ाएंगे उसको तर्जुमे के साथ, कि वो बच्चा जो है वो 6-7 साल का बच्चा जो है वो कुरान ख़त्म करने के बाद जब दोबारा कुरान पढ़े तो 1 साल में तर्जुमा, 1-1.5 साल में तर्जुमे से कुरान ख़त्म करे। जब वो तर्जुमा समझ जाएगा तो फिर उसको, शायद मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे हुए, कोई उसको फिर ज़िगज़ैग नहीं कर सकता जब वो कुरान को समझने लगेगा। हम कुरान पढ़ते तो हैं, हमें पता ही नहीं, हम तो रट्टा लगा रहे होते हैं बैठ के, तो पूरा रमज़ान ये कुरान ख़त्म कर लिया, बड़े खुश हो गए कि जी हम कुरान ख़त्म हो गया, समझ में हमारे एक लफ्ज़ कुछ नहीं है पता। 2-2 दफ़ा भी कर लिया। हाँ, तो बेसिक है समझना। तो हमारा जो मेन जो हमारा बेसिक है कि हमने बच्चे को कुरानी तालीम भी देना है, और साथ में दुनियावी तालीम भी देना है, कि वो बड़ा होने के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी को संवार सके, अपने फैमिली को लेकर रन कर सके, चीज़ों को लेकर रन कर सके। एक एम्बुलेंस है हमारी जो जिन्ना हॉस्पिटल पे चली, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, हम कोई चार्जेस नहीं लेते उसके ऊपर, ठीक है, उसको भी इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, फिर इफ्तार ड्राइव भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस भी चला, तो इन सब की फंडिंग और फिर कौन
जो माशी मामला हैं उनको कौन बेहतर? देखिए हमारे एडवाइज़र्स भी हैं। एडवाइज़र्स में मेरे पास जो है मौलाना मुफ्ती अकरम सियालवी साहब हमारे एडवाइज़र हैं। उसके अलावा मुफ्ती अब्दुल्ला बिन मुनीर मुनीर के मुफ्ती हैं, वो भी हमारे एडवाइज़र हैं। मौलाना पीर मुफ्ती अवैसी साहब जो माजी सरकार के बहुत, वो हमारे साथ एडवाइज़र हमारे सरपरस्त आला हैं। उसके अलावा एक हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, हमारे एडवाइज़र्स में कर्नल अंजुम भी हैं। तो हमारी एक टीम है 100 के करीब लोगों की। तो जो भी हम काम करते हैं, हमारा जो मेंबर बनता है वो मेंबर बनने के बाद वो एक डिसाइड करता है कि वो अपनी इनकम में से एक अमाउंट वो हमें देगा। वो अमाउंट हम क्या कहते हैं डिफरेंट जो NGOs हैं या क्लब्स हैं उनकी तरह हम खानों पे नहीं लगाते कि नहीं, वो भी काम कर रहे हैं तो सही है। हाँ, तो कोई वो किसी को हम क्यों अंगुश से तनकीद करें? तो वो आप काम कर रहे हैं, 10 आपसे भी इख्तिलाफ रखते होंगे आपके काम से, वो पैसा सारा इस्तेमाल करते हैं अंदाज में कर रहे हैं। वो हम पैसा या सारा यहाँ इस्तेमाल। अच्छा, आप सेमिनार्स भी करते हैं? जी, उसके हवाले से भी हमें थोड़ा कुछ बताएं। हम सेमिनार्स करते हैं कि कहते हैं साइबर क्राइम पे हमने सेमिनार किया। उसके अलावा हम एसेशनल एनर्जी वेलनेस सेमिनार्स करते हैं बच्चों के साथ, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, जो 25 से 30 बच्चे लेते हैं, जिसमें एक हमारे साथ स्पीकर होता है, एक डॉक्टर होता है साथ में, और बेसिकली बैठालते हम साइकेट्रिस्ट को हैं अपने साथ। और उसमें उस बच्चे को हम एडॉप्ट करते हैं जो बच्चा, बाज़ बच्चे जो है ना इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ रहे होते, ध्यान नहीं दे रहे होते, तो शायद पेरेंट्स भी समझते हैं कि बच्चा कुन जहन है, या टीचर भी समझता है बच्चा कुन जहन है। बच्चा कुन जहन नहीं होता। अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा किए, हम सब में स्किल्स हैं, ठीक है, मैं खाली बगैर स्किल्स के नहीं है। तो बच्चा जो है ना क्या कहते हैं वो किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब होता है। किस वजह से होता है कि घर में या तो उसके माँ बाप का झगड़ा, पेरेंट्स का झगड़े को देख के वो डिस्टर्ब होता है, या घर में अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो चाचा या मामू के बच्चों को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। तो वो हम पकड़ते हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उस बच्चे को लाइन अप करते हैं कि जब वो क्लास में बैठे तो अपनी अटेंडेंस करे, सवालात करे। हमारे यहाँ आप देखेंगे, आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि 20-25 किसी स्कूल के बच्चों को बुला लें और एक लेक्चरर जैसे अदनान भाई जो यहाँ बैठे हैं और मैं इनको जानता भी हूँ, तो ये सोशल मीडिया के हवाले से उनको उनके ब्रीफिंग दें और उसके बाद सवालात करना शुरू करें, तो शायद ही कोई एक बच्चा कोई सवाल करेगा, बाकी सब सुन बैठे हुए होंगे। इंटरेस्ट लेवल नहीं है। इंटरेस्ट लेवल क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सब कहीं ना कहीं किसी वजह से सबका जहन भटका हुआ है। हमने उनको वहाँ से हटा के उनको इस तरफ लाना है, तो उस पर काम करते हैं। अच्छा, आपका खुद का प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है? इस लिहाज से ये इदारे से ही आपके घरेलू मामला चल रहे हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं मार्केटिंग कंपनी है हमारी, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा और ख़ुद भी बिल्डर भी हूँ। बिल्डर भी हैं? जी माशाल्लाह, आप लोग तो मशहूर लोग हैं भाई। नहीं, मशहूर नहीं, हम छोटे छोटे काम करते हैं अपना, बस खामोशी से। कहीं भी गैर ज़रूरी तजावुज़ात आप लोग? नहीं, हम गैर ज़रूरी तजावुज़ात नहीं थे, हम बिल्कुल लीगल काम करते हैं अपना और बिल्कुल सीधा सीधा काम करते हैं। आपने एक बात कही कि वो फला रोड पे खाना खिलाना है, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। आप देखें इस वक्त पूरे मुल्क में लीगल एड्स का भी एक काम है, ये भी एक NGO कर रही है। बहुत बड़ा गैप है ये लीगल एड्स का। कितने लोग कोर्ट्स में रुल रहे होते हैं, कितनी परेशानियों का सामना होता है, मगर उनकी भी ताउन कर रही है। एक का काम है कि ये लोगों को काउंसलिंग करना, वो भी कर रहे हैं। एक गैप है हमारे माशरे में सबसे बड़ा एजुकेशन का, वो भी हो रहा है। मेडिकल का गैप है, वो भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं। रियासती जिम्मेदारी जो कि नहीं हल हो पा रही, तो डिफरेंट लोगों ने अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है ना कि अगर तमाम दूसरे लोग जो हैं वो अपना हिस्सा अपने मुल्क के लिए शामिल करें। आप अकेले ही पूरा लीड कर रहे होते हैं, या फिर फैमिली भी कोई आपके साथ, या फैमिली के भी लोग, या कोई फैमिली में दोस्त मेरे जो हमारा पूरा पैनल है वो सारे मेरे तकरीबन सारे दोस्त हैं, और उसमें से मेजॉरिटी हम आपस में बिज़नेस भी करते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं, आपस में मिलके साथ काम भी कर रहे होते हैं। फैमिली में क्या कहते हैं जो है, फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे, मेरे भाई की भी, और मेरे जो घर में जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी बहुत सपोर्ट है मुझे। फाइनेंशियली सपोर्ट सबसे पहले मेरी फैमिली से होता है, जो भी काम होता है हमें जो सबसे ज़्यादा। इतना बड़ा बजट कवर कर पाती है आपका? माशाल्लाह सब अच्छा खाते पीते घराने से हैं, और जो हमारे एडवाइजर्स हैं जो हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब बिजनेसमैन हैं। सबका कोई ना कोई बिजनेस है, कहीं ना अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वो अपने इनकम में से पैसा निकाल के देते हैं। और वो पैसा देते इसलिए कि उनको पता है कि आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका रिजल्ट जो है वो उनको ऊपर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी
इसमें जो है वो मदद फरमाए और आपकी जो एक अच्छी कॉज आप लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला इसको मजीद आगे बढ़ाए। और इंशाल्लाह आप अकेले नहीं, आपके साथ और भी मनाजिल के साथ लोग जुड़ते जाएं और आप कारवां बनता जाए। चेयरमैन फाउंडर तो आप हैं, चेयरपर्सन भी आपके साथ हो, फिर को चेयरपर्सन भी आपके, फिर असिस्टेंट को चेयरपर्सन भी आपके साइड हो, इस तरीके चेयरपर्सन और दीगर अहबाब आपके साथ जुड़े और एक शक्ल तस्वीर अच्छी बेहतरीन नजर आए लोगों को। बिल्कुल, मैं अदनान शेख साहब से सवाल कर रही थी उसी सिनेरियो में जो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि अल्लामा साहब ने एक ऐसा नुक्ता छेड़ दिया कि इंतशार पहले फैलता है लेकिन फैलता सोशल मीडिया से। क्यों? क्योंकि कोई आलिम दीन है या उस मौजू से मुंसलिक बात करने वाला बंदा है, वो अपनी जगह पर और अपने वक्त पे बात करेगा और उसे पता है अपनी जिम्मेदारी के साथ मुझे कैसे बात करनी है। लेकिन जब मेरे और बहुत तरह हमारे जैसे लोग, जब जिनको नहीं पता, जिनका ये काम नहीं है, जब वो इस पर बात करते हैं तो जो उनकी अपनी जजमेंट होती है वही राय कायम कर देते हैं और उस पर बात शुरू कर देते हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पे इसको कोई कंट्रोल है? जी जी बिल्कुल। मैं पहले सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक था, मेरा तो ये खैर डोमेन नहीं है, लेकिन हर बात है मैं भी इंसान हूँ, इस माशरे का एक हिस्सा हूँ, माशरे के बेहतरीन हिस्सा हैं, सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, अशरफुल मखलूकात हैं। और उस पर थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूँगा। देखें, मैं एंटी जेस मूवमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इदारा है जो कि इस पर काम कर रहा है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो हमारा तो इस पर हमारा फोकस पे रहता है कि ना मैं जहेज़ नहीं देना चाहिए, जहेज़ के ऊपर ना कतखन होना चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश जो लड़की के वालिदैन हैं उनसे भी करना चाहूँगा कि आप भी जब किसी लड़के को चूज़ करें अपने बेटी के लिए, तो आप भी ऐसी कतखन शर्तें ना लगाएं कि इतनी बड़ी इसकी हाई फाई सैलरी होना चाहिए, इतने सारे मामला होना चाहिए, इतनी चीज़ें ये होना चाहिए। तो ताली दो हाथ से बचती है, कदम आप बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम खुद ब खुद एक बढ़ जाता है, कदम बढ़ाएं। तो ये एक लाइन में सारा था, इसमें ऐड करना। तो दूसरी बात, इमाद भाई एक बहुत कदावर शख्सियत है, हसन बिन साबित को ज़िंदा रखने की जहद मुसलसल में मसरूफ़ अमल का इदारा हमें शाहीन फाउंडेशन है। और SDGs के जो गोल्स हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ 18 गोल्स हैं जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, उसमें से 9 तो मेरी इल्म में है कि ये 9 गोल्स पे काम कर रहे हैं। एक बड़ा मुस्तनद इदारा है और काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, बहुत कदावर शख्सियत है माशाल्लाह से, और बहुत हल्का और धीमे तरीके से बात करते हैं और बहुत जामे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपने बात सोशल मीडिया के हवाले से देखें, सोशल मीडिया तो कोई भी चीज़ को आपने कोई भी चीज़ इसके अंदर जब आप फ़िल्टर करते हैं तो उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे आता है। सही। अब सोशल मीडिया का जो रिएक्शन है वो मुस्बत और मनफी होता है। अब बात यह है कि जिसका जो जहन काम करता है वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करता है। तो सोशल मीडिया तो सिर्फ अब ये चीज़ है कि बात को किस तरह हम इसको आगे तक बढ़ाएँ, लेकिन इस सोशल मीडिया पे भी मसले हैं कि देखें, कोई भी जब खबर आती है ना अनवर, वो सबसे पहले टीवी पे बाद में आती है, पहले सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू कर देती है, ठीक। लेकिन फिर भी टीवी का अभी भी इसकी वैल्यू बहुत है। क्यों? हम जब सोशल मीडिया खबर तो देख लेते हैं लेकिन उसको ऑथेंटिक नहीं मानते जब तक हम उसको टीवी पे ना देख लें। ऐसा ही है ना? तो सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़रूरत है और इसके लिए बहुत बेहतर अंदाज में हमने काम करने की कोशिश भी की कि इस तरह की कोई खबरें जो मुसद्दिका हों उसको पब्लिश करें। और उससे पहले साइबर क्राइम ने भी कहा है कि अब तो खैर वो लगा भी दिया है, 4321 लगाया है कि अगर कोई इस तरह की कोई खबरें होंगी तो उसका अकाउंट तो सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। तो ये तो जिसने पोस्ट किया उसके लिए ना, जो किसी दूसरे की पोस्ट पे आके कुछ भी नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, लिंक टू बिल होती है, वो आप उधर तक पहुंच जाते हैं जहाँ से ये पब्लिश हुई थी। तो मगर बात ये करने की बात है ना, करें तो इस पर काम तो करें, अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ज़रूर होगा। लेकिन बात ये कि हम 2 4 6 पे पहुँचते रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा माजरत साइबर क्राइम कायम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस लेवल के ऊपर हमें अभी पहुँचना है वो अभी हमें इसके लिए टाइम दरकार है। बिल्कुल। अगर हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करें कि बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई भी प्रोडक्ट हम किस तरह सेल कर सकते हैं? जी देखें, स्टार्ट यहीं से लूँगा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हर बंदा चाहता है कि पैसिव इनकम की फ़ायदा ये है कि वो लेटा हुआ है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बीमार है, उसकी इनकम आ रही होती है। लेकिन एक्टिव इनकम का मसला ये है कि वो बेचारा जब तक एक्टिव है जब तक उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो वो बेचारे के साथ परेशानियाँ लाहक रहेंगी कि यार कल का मेरा क्या होगा, घर का किचन का मसला क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, मेरी वालिदा की उम्र का क्या होगा, उनकी बीमारी का क्या होगा, बहुत सारे मसाइल। फिर वो किसी भी सूरत हाल में आना पड़ता है, जैसे तो बीमारी में मैं आ रही हूँ। हाँ, वो एक्टिव काम के चक्कर में खुद डिसएक्टिव हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसके लिए अमल ज़रूरी है कि उसकी जो जगह ली है वो यूट्यूब ने ले लिया।
अनवार भाई का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। उसके ऊपर मेरे एक दोस्त ने पूछा यार ये जवाब तो बड़ा खूब सवाल थोड़ा। अच्छा, एक और सवाल मेरा है, मेरे नाज़रीन पूछते हैं यार आपसे इतना बेतकल्लुफ़ाना ये जो मेहमान बैठते हैं, कभी कहते हैं अनवार, कभी कहते हैं अनवार भाई, कभी कहते हैं अनवार साहब, एक बात बता दें, एक सेट कर लें, अनवार साहब है, अनवार भाई है या अनवार है? अनवार क्या भाई है भाई, अनवार भाई वाले हो गए आपके। सही। तो अनवार भाई ने बोला कि जो फेसबुक पे काम कर रहा है उसको फेसबुक, वो बोलते हैं हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे काम करते हैं बोलते हैं वो यूट्यूबर कहलाते हैं। तो मैंने लगा देखें फेसबुक जो है वो इमाद भाई भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, अनवार भाई भी बैठते हैं, सुंदस भी बैठती हैं, और यहाँ के जवाम लोग बैठते हैं, हमारे राशिद भाई भी हैं सारे। फेसबुक तो सब यूजुअल यूज़ करते हैं, वो पेशा नहीं है, लेकिन यूट्यूब एज अ पेशा है। तो जब आप यूट्यूब पे आ जाते हैं तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वहाँ से अर्निंग हमने जनरेट करनी। जब अर्निंग जनरेट करने तो इसका मतलब ये कि वो आपका डोमेन हो गया, पेशा हो गया। तो अब पहले तो ये था कि डोमेन यूट्यूब पे आओ, काम करो और फिर वीडियोस अपलोड करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जाके मोनेटाइजेशन होगी, मोनेटाइजेशन के बाद फिर भी कोई नोटों के या डॉलर गिरना शुरू नहीं होंगे, आप चलना शुरू करेंगे। लेकिन उसका भी मैंने कल हल बता दिया कि एक वेबसाइट के ऊपर आए और उसके बाद पहले दिन एक ही वीडियो अपलोड करें और 3 सब्सक्राइब के बाद आपके $11 आपके पास आ जाते तो कम से कम आपको यूट्यूब पे सफ़र करने के लिए आसानी तो हो जाती है। लेकिन अगर उसके लिए आप ज़ाहिर बात है आपको कंटेंट बनाना है, वीडियो बनानी है, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन बगैर इन्वेस्टमेंट के किस तरह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके लिए, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जी, आपने अमेज़ोन तो देखा है ना, अमेज़ोन पे आप कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो आप थोड़ी जाके देखने जाते हैं, शिपिंग तो वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमेज़ोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो होती है। हाँ, नहीं होती है, लेकिन वो ज़्यादा तो प्रोडक्ट जो आप ले रहे थे उसके लिए 1000 की क्वांटिटी, वो एक अलग सिचुएशन है, अलग सिचुएशन, सेग्रीगेशन हुई भी होती है, हर डिपार्टमेंट का अलग काम होता है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। अमेज़ोन के बाद भी डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये एरियाज़ जो होते हैं और इस पर जो काम हो रहा होता है, ये हम देखते हैं कि किसी भी कारोबार में और कोई भी आपने एक्टिव इनकम हो या पैसिव इनकम हो, उस पर आपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या फिर आपने उससे माशी फ़ायदा हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। मगर आज जो मैं आपको कल्बी और रूहानी फ़ायदा हासिल करने के लिए जो कलाम सुनाने जाने वाला हूँ और जिसके ज़रिए सुनाने जाने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि सुंदस आप उनका तारुफ भी करवाएं और उनको दावत भी दें। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अनस कादरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अनस, ठीक है? हम चाहेंगे कि आप हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी गस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी गस्ती, ये हाज़री का सब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी करार था, मेरा करार आपसे है। नाज़रीन मोहतरम, ये गुफ्तगू हम जो कर रहे हैं निकाह और उसके हवाले से जो इस वक्त माशरती मसाइल हैं उसके पहलू को भी हम मद्देनज़र रखेंगे और उस पर भी गौर कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटे से ब्रेक की जानिब हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा इश्क़ सय्याम। हम अभी गए और अभी आए और यही अल्लामा साहब से आप लोग की जो सवालात हैं वो पूछेंगे और दीगर मसाइल दौर जदीद की भी पूछेंगे। कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जाएगा, अभी गए हम ब्रेक पर और अभी आए। बहुत शुक्रिया। तेरी निगाह से
ज़र्रे भी महरूमा बने गदाए बे सरुसामा जहाँ पना बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने तेरी निगाह से। थे हसीब कादरी, जो कि हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। हसीब के बारे में छोटी सी बात बताना चाहूँगी। आप हमारे इस दौरे हाजिर के एक अजीम सनाख्वां जनाब मोइन कादरी साहब के शागिर्द भी हैं, और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी एजाज़ की बात है आपके लिए, और आपके पढ़ने में नज़र आता है माशाल्लाह। क्या कहना। एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि हम उनसे ही उनके बारे में जो है वो आज खुसूसियात उनकी जो है उनकी जर्नी के बारे में उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा रमज़ान पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और कैसा आपका ये रमज़ान ही माह मुबारक गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है, और बहुत से प्रोग्राम्स में गई हूँ, बड़ा हार्ट टचिंग प्रोग्राम्स हैं, और आपके प्रोग्राम में जब से मैं सुन रही हूँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आप लोगों का क्या अंदाज़ बयां है, बहुत खूबसूरत कंपेयरिंग है, और बड़ा दिलकश प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। आपा आपसे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगी। एक तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी तवील जर्नी है, तो आप हमें आज अपनी जर्नी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं एक हर्बलिस्ट घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे आबाओ अजदाद इंडो पाक से हिकमत करते आए हैं। मेरी भी आँख उसी घराने में खुली, सही, और उन्हीं खुशबुओं की महक मेरी नाक में बसी, मेरे दिमाग में बसी। मेरी आँखों ने बचपन से ही तमाम जड़ी बूटियाँ अपने घर में देखी। फिर उसके बाद चूँकि घराना ही पूरा तिब्बी घराना था, तो जब दस्तरखान बिछता था तो बातें भी इसी टॉपिक पर होती थी। घर की जो फ़िज़ा थी वो भी ऐसी थी कि भट्टी में जुशांदे बन रहे हैं, खमीरे कुट रहे हैं, और जनाब अर्क़े गुलाब बन रहा है, कशीद हो रही हैं तमाम चीज़ें। तो ज़ाहिर है कि इंसान जिस माहौल में पलता है वो वैसा ही बनता है। बिल्कुल। यानी इंसान की पैदाइश कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिस माहौल में वो रखता है पलता है वो वैसे ही हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, और मेरे हस्बैंड भी का ताल्लुक़ भी इसी फील्ड से था। अच्छा माशाअल्लाह। जी, तो फिर उसके बाद मेरे साहबजादे भी इसी फील्ड में आ गए। फिर एक शादी के बाद मुझे शौक़ था ब्यूटिशियन बनने का, तो मैंने 40 साल पहले पार्लर भी खोला। अब पार्लर के अंदर आपको पता है कि सारे मामलाती स्किन के होते हैं, बालों के होते हैं, ब्यूटी के होते हैं, तो उसके लिए फिर मुझे प्रोडक्ट बाय करना पड़ती थी। सही। तो फिर मैंने सोचा
जो कुछ मैं इस्तेमाल करती थी वो मेरे मायार पर पूरा नहीं उतरता था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की कि क्यों ना हम खुद, हमें पता है कि हम इसे बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनाओ। जब आपने पॉलर का जिक्र किया तो मेरे जहन में फ़ौरन से यही सवाल आया कि वहाँ तो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं सारी, और एक हर्बलिस्ट है तो उनको तो सारी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों का जो है वो एक टेस्ट लगा हुआ होता है। जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं कभी भी केमिकल वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाती, मैं देखती हूँ हमेशा वो ऑर्गेनिक हो, सेफ़ हो, तो वो ज़रूरी होता है। और जिस बंदे को ऑर्गेनिक चीज़ की आदत लग जाए ना, फिर वो दूसरी चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। फिर हमने बनाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 16 सिंगार एक प्रोग्राम था जो इंडस चैनल से आता था, जी, काफ़ी मशहूर प्रोग्राम था। और यानी मॉर्निंग शो की जो बुनियाद डालने वाली हैं वही अंबर वाजिद जी बिल्कुल हैं। तो उसमें फिर जाना मेरा मामूल हो गया। बहुत तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार जाने लगी। नाम से आपने किताब भी जो है वो जी 16 सिंगार माशाल्लाह। और उसी किताब उसी नाम से मैंने इसलिए रखी कि मेरी पहचान भी उसी प्रोग्राम से सही यानी 16 सिंगार। हालांकि मैं उससे पहले यानी जब 16 सिंगार को तकरीबन 20-22 साल हो गए, लेकिन मैं उससे भी पहले टीवी पर शो करती थी हर्बल का, और वो शो होता था सिटी चैनल का। सिटी चैनल का ARY का था सिटी चैनल, और पुरकशिश के नाम से वो प्रोग्राम होता था, और नाजिया शाह वो प्रोग्राम करती थी। उसमें मैं ये सारी हर्ब्स की चीज़ें बनाती थी, और वहीं से मैंने क्रीम्स वगैरह बनाना शुरू की, यानी नाजिया शाह के प्रोग्राम से। तो 16 सिंगार ही क्यों आपने अपनी किताब का नाम मुंतखब किया? 16 सिंगार में मुझे अट्रैक्शन फील होती है। सही। हाँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक बहुत अदबी घराने से भी है, और मैं वैसे भी दिल्ली से मेरा ताल्लुक है। तो जो मेरा ख़ानदान है उसकी बुबास भी कुछ इसी तरह की थी। उठक बैठक, गुफ्तगू, रहन सहन, हमारे घर का जो अंदाज़ है, हमारे यहाँ की जो बातें होती थी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तिब्बी और अदबी दोनों घराने थे, दोनों मिलके जो हमारा घराना बना, तो उसमें बहुत महज़्ज़बाना गुफ्तगू होती थी, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लिबास का ख्याल रखा जाता था। और मेरी दादी, मेरी फूफियाँ, चचियाँ, ताइयाँ, मेरी अम्मी मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जेवरात का इस्तेमाल करती थी। ये नहीं कि दुल्हन बनी रहती थी, लेकिन इस्तेमाल था। तो ये चीज़ें मुझे बचपन से अट्रैक्ट करती थी। तो फिर और जो 16 सिंगार है ये औरत की ज़रूरत भी है, और उसके हुस्न में 4 चांद भी लग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप 16 सिंगार के हवाले से बात करिए, आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो ख़वातीन हैं, उनको आप कैसे ये डिफ़ाइन कर सकती हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादा बेहतर है और वो दूसरी चीज़ों को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ आएँ? बिल्कुल सिंपल। अब आप देखिए कि आजकल बहुत तरक्की याफ्ता दौर हो गया है, और ज़माने कदीम से और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और ख़वातीन को शुरू से ही बनने संवरने का, सजने का शौक़ रहा है। और यानी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना है, उसमें अगर हम लें तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखती थी, और उस वक्त एक जड़ी बूटी जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, और जिसका इस्तेमाल भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिखाया, वो है वर्स। बिल्कुल वर्स। और जो ये तो वो घराना है जहाँ पे नूर अला नूर है, जहाँ पे तो नूर डायरेक्ट आता है जिस गुजरे में, जिस और नूर का तो पैकर, और मैं कहूँ कि नौरानी चेहरा तो हज़रत आयशा के सामने रहता है कि जड़ी बूटियाँ ही उनकी नौरानियत और खूबसूरती की मोहताज हैं। कि जड़ी बूटियाँ की क्या हैसियत कि वो उनको खूबसूरत बनाई, उनकी स्किन को बेहतर बनाई, यही वो लोग हैं, ये जड़ी बूटियाँ मोहताज हैं उनके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा फरमाई थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ आपा। मैं बढ़ूंगा बिला तवक्कुफ। मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत खुश एहलान, फिर इल्मी शख्सियत रखने वाले, अदबी शख्सियत रखने वाले, बहुत ही फ़िक्री शख्सियत और जुदगाना शख्सियत, हम जहश शख्सियत। आप हाफिज़ कुरान भी हैं, कुरान के साथ साथ आप उलूम व फ़नून पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी पुख्तगी रखते हैं, किसी तारुफ़ के भी मोहताज नहीं हैं आप हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हज़रत, और आपके ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है, बहुत खुश नसीबी हमारे लिए। बिला तवक्कुफ़ आपसे एक सवाल करूँगा हज़रत,
इस वक्त निकाह का मौजू हमारे पास चल रहा है और निकाह की अहमियत और फ़ज़ाइल और कुरान और हदीस में निकाह के हवाले से क्या लाज़िम व मलज़ूम किया गया, ये इख्तिसार के साथ आप ज़रा हमें नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, असल में अगर हम इस्लाम के इस फार्मूले को समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस्लाम में शादी जो है वो 6 चीज़ों का नाम है, जिसमें कि 2 फ़राइज़ हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें। बिल्कुल, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो एडिशनल है, तो हम परस्ती है, उससे इज्तनाब किया जाएगा। तो सारे मसाइल जो इससे पहले भी आप उलमा कराम से ये सवालात पूछ रहे थे, अगर फार्मूले को देख लेंगे तो तमाम चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इन 6 चीज़ों को समझ लेते हैं, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसको अलग करनी होगी। पहला जो फ़र्ज़ है शादी के अंदर वो इजाब व कबूल है, कि आप किसी से इजाब व कबूल करते हैं, मतलब सवाल करते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। दूसरा जो इसके अंदर फ़र्ज़ मौजूद है वो 2 गवाहन की मौजूदगी ज़रूरी है। इसी तरह से वाजिब में आ जाए तो वाजिबात में जो एक वाजिब है वो हक महर, और हक महर इस कदर वाजिब है कि अगर कोई इंतकाल भी कर जाए तो फरमाया कि उसके जब विरसा तकसीम होगा तो सबसे पहले उस रकम को निकाला जाएगा जो कि हक महर का रकम है। इसी तरह से 3 सुन्नतें हैं इसके अंदर, कि पहली सुन्नत जो खुतबा अदा किया जाता है, खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे। दूसरा कि खजूर की तकसीम करना, और तीसरा इसके अंदर जो है वो है वलीमा, वलीमा को मुनक्किद करना। वलीमे के बारे में बताते चलूँ, एक वलीमा वो है के साथ, हाँ, कि जिसको कहा गया है कि ये हक गोई की जानिब है, और एक को बद बताया गया, तो उसको इसमें एक चीज़ ये बताई गई कि जिसमें दावत ऐसी हो और जिसमें गुरबा भी खा सकें। जैसे कि अगर हम पहले कि अपने वालिदैन के निकाह की बात कर लें तो गलियों में निकाह हुआ करता था, उसमें मामलात ऐसे थे, कोई भी गुजरता हुआ भी आता था और वो हमारी गली में बैठकर खा लिया करता था। अभी तो बाउंड्रीज हैं, गेट पासेस हैं, चीज़ें हैं, और उसके बिहाफ पर ही बहुत मसाइल आ गए। तो ये मसाइल, ये इन 6 चीज़ों के अलावा ब्राइडल शावर, वलीमा, ये सारी फजूलियात हैं, बिल्कुल फजूलियात हैं, इस्लाम में कोई भी जगह नहीं। बिल्कुल, मैं कहूँगा हमारे साथ नाथा मौजूद हैं इख्तिसार के साथ, एक अंतरा एक आस्था। जज़ाकल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। आपका सुंदस का, गुलाम मोहिद्दीन का, और जितने भी यहाँ पर तनवीर साहब हैं, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, तो आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। थोड़ी सी क्योंकि मैं 15 दिन 16 दिन क्या का हिस्सा बना रहा, अब थोड़ा सा कंटिन्यू मुश्किल हो जाएगी करना, क्योंकि कुछ मेरी साथी कुछ मामला भी है, कुछ कमिटमेंट्स भी हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकूँ। आखिरी दिन था आज आपका हमारे पास, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक सलामत रखे और ये मोहब्बतें, ये यादें कायम रखे। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे दीगर मौजूद के साथ। पावरफुल जेड के हमारे स्पॉन्सर और राजमीन फूड, और फिर हनीफिया, फिर उसके बाद हनीफिया फूड के साथ नेल्सन पेड हमारे साथ हर जगह हर साथ हमारे खड़े रहते हैं, और बनो यूथ की आवाज़, जिसने ये स्पॉन्सर्ड बाय और प्रेजेंट बाय बनो यूथ की आवाज़। नाज़रीन मोहतरम, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, यही लोगों के हिस्सा है जिसकी वजह से आज हम आप तक ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। का शुक्रिया, और रानी आपा आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आपको शुक्रिया। अदनान शेख साहब, आज आप बता रहे हैं आखिर दिन है, आपको तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हम तो आपको मिस करेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन मोहतरम, वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर आपका मेज़बान तैमूर अकरम एक बार फिर
आपको खुशामदीद कहता है प्रोग्राम इश्क़े सय्याम में। मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान अंबर ज़ुबैर साहिबा मौजूद हैं। नाज़रीन करीम, अल्लाह के फजलो करम से हमने आज 17 रोज़े अफ्तार कर लिए और अब हम 18वां रोज़ा इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह का एक और करम हुआ कि एक और दफ़ा हम शब जुमा की तरफ जा रहे हैं। आज शब जुमा क्योंकि लग चुकी है तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हदीस अल्लाह के नबी आका व मौला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई कि जिसका मफ़हूम है कि जब कोई शख्स जब जुमे का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हर आने वाले नमाजी को नंबरवार अपने रजिस्टर में लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब इमाम मस्जिद मेंबर पर आकर बैठ जाता है तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर लेते हैं और ज़िक्र सुनने में मशगूल हो जाते हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है जिसमें अल्लाह के नबी आका व मौला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो कि जुमे के दिन तुम्हारा भेजा गया दुरूद मुझे पेश किया जाता है और जिसका दरूद सलाम सबसे ज़्यादा होगा वो अफजलियत में सबसे ज़्यादा होगा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आला आले मोहम्मद। इसी के साथ नाज़रीन करीम, हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने बाएं जानिब आऊँगा, सैयद आमिर सज्जाद साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप CEO हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के और आप पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। और हमारे साथ हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हाफिज अरशद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद आपको एक दफ़ा फिर। और हमारे बाएं जानिब राशिद हुसैन अंसारी साहब मौजूद हैं जो CEO हैं वाइब्रेंट विजन इवेंट्स के और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत, पाकिस्तान के हर घर में हर माओ और बहनों की फेवरेट हमारी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप हर्बलिस्ट हैं। तो मैडम हम आपकी तरफ आते हैं। मैडम, हम टोटकों का हमारे माशरे में कितना अमल दखल है? अब मैं मुख्तसर सिर्फ मैं सवाल करता हूँ, बाकी आप तो फिर इस फील्ड में महारत है, हम सीखने के लिए बैठे हैं आज आपसे। देखिए, टोटकों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि अगर घर में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी की खाना बनाते हुए उंगली कट गई, फौरी तौर पे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कोई टोटका हमारे काम आएगा कि आप जल्दी से बर्फ़ उस पर लगा दीजिए। अगर आपके घर में फिटकरी है पिसी हुई तो आप उसको लगा कर पट्टी कर दीजिए। और या अगर खून बिल्कुल नहीं रुक रहा तो आप तेल उसके ऊपर सरसों का तेल डालना शुरू कर दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर जल गया है किसी का सपोज, और कभी कभी भाप से बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो फौरी तौर पर पानी के नीचे उस जगह को रखें और फौरी तौर पर खाने का सोडा लगा लेंगे। कि ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर वक्त की इमरजेंसी है कि बच्चा गिर गया, चोट लग गई, सर फट गया, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा गिर जाता है और जो हड्डियां हैं उनमें फॉल्ट आ जाता है और हड्डियां मुड़ जाती हैं, खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया है। और कभी कभी ये होता है कि अभी पिछले ही दिनों हमारी फैमिली में एक बच्चा था और वो खेलते खेलते गिर गया मेरी अपनी फैमिली में। और ये छुंगली थी ना, ये वाला हिस्सा जो पहला वाला पोरा है, सीधी उंगली से इस तरफ हो गया। तो उस वक्त जो टोटके होते हैं ना, बड़े काम आते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप अपने घर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे लें अपने बच्चे को तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो मैं उस वक्त मौजूद थी और ज़ाहिर है माँ बाप का दिल बहुत छोटा होता है औलाद की तरफ से। मैं वहाँ मौजूद थी, मैंने बच्चे को लिया और उस दिन बारिश भी बहुत थी। मैंने एकदम से वो बच्चा तड़प रहा था, मैंने बाहर से ना उनके लॉन से एक छोटी सी लकड़ी मंगाई, बच्चा छोटा बच्चा, मैंने ऐसे करके लकड़ी ली और मेरे खुद दिल में तकलीफ़ हो रही थी और मैंने फौरी तौर पर बैंडेज कर दी। उंगली सीधी नहीं की लेकिन मैंने टाइट बैंडेज कर दी। बच्चे की हड्डियाँ इतनी नरम और नाजुक, जब हॉस्पिटल लेके गए वो खुद ब खुद सीधी हो गई। क्या बात है। जी, छोटी छोटी बातें होती हैं। इसका तो मैडम हमारे साथ रानी आप हैं, हम आपकी तरफ एक दफ़ा फिर आएंगे। और हमारे पास एक और गेस्ट आज ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा हमारे पास तशरीफ़ फरमा हुए सैयद आमिर सज्जाद साहब। सर कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप CEO हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के, ये किन शोबों में काम करता है और इसका डोमेन थोड़ा सा हमें डिस्कस करें। जी, इसके बारे में बताने से पहले आप
आपको, आपकी टीम को रमज़ान मुबारक। सर आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक। और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे अहले इस्लाम को पूरी दुनिया में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इसका आगाज़ किया, जो मेरे फादर हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, हमारे चेयरमैन हैं, ये उनका विजन था एक। 1998 में हमने इसकी शुरुआत की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट की। ये स्पेशलाइज़ करता है ट्रीटमेंट में उन लोगों के जिनके यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा जी, वहाँ से तो इसका ये एक हाई टेक सेंटर है और आज हमें हो गए माशाल्लाह से 26 साल काम करते हुए, और पाकिस्तान में इसके 18 से ज़ायद हॉस्पिटल हैं डिफरेंट शहरों के अंदर। और इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड IVF सेंटर है, और 15,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं यहाँ से पैदा हो चुके हैं, ऐसे कपल्स के जिनके औलाद नहीं थी। और इसके साथ साथ अब हम काम कर रहे हैं जेनेटिक्स में भी। जेनेटिक्स के अंदर 27,000 जीन्स हैं, जिसकी टेस्टिंग करके PGT एक प्रोसीजर होता है, प्री जेनेटिक टेस्टिंग, उसको टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि आया कि उसके अंदर कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं आई भी। ये होता है बिफोर कंसेप्शन। सही है। और इसके अंदर आपने सुना होगा कि अल्फा थैलेसीमिया जो है ये हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा है, एशिया के अंदर इंटर कज़न मैरिजेस की वजह से। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए अगर, और थैलेसीमिया का उसे प्रॉब्लम हो, वो पैदा होने के साथ ही अपना RBC बनाना शुरू करता है, जो कि रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल उसका टूटना शुरू हो जाता है, और रेड ब्लड सेल की एक मिकदार है जो उसको बॉडी में हर बच्चे को मेंटेन करनी होती है। क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो पाती, RBC टूटता जाता है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए उसको मेंटेन किया जाता है। और ऐसे जो बच्चे हैं उनकी एज भी 20-22 साल से ज़्यादा नहीं होती। दो सवाल है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। जी बिल्कुल। सबसे पहले कज़न मैरिज की आपने बात की, तो कहा जाता है कि कज़न मैरिज आप करें, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवा लेना ज़रूरी है, लेकिन इस टेस्ट को मायूब समझा जाता है माशरे में, इस पर कुछ? वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज़ को ही मायूब जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें असल में अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। हमें आप देखें कि एक टाइम ऐसा था कि जो मुसलमान जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सब मुसलमान थे। जी। और आज क्या हुआ कि आज सारी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न साइड पे चली गई, और जो मुसलमान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते चले गए। तो आपने अगर दुनिया में आगे बढ़ना है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है। और वो है एजुकेशन। आज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 55% बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम एक चीज़ में बड़ी प्राइड लेते हैं कि 60% पॉपुलेशन हमारी यूथ है। ठीक है। आप मुझे बताएं 55% उसके अंदर अगर अनपढ़ होंगे तो उस यूथ का हम क्या करेंगे? ठीक, सही बात है। वो जब जवान होंगे तो उनके पास तो कोई काम ही नहीं होगा, या जिस्मानी लिहाज से माजूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कि एजुकेशन लिटरेसी रेट हमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से 100% नहीं कर सकते, तो उसके करीब तर तो लेके जाएं, 90% तो क्रॉस करें, क्योंकि लिटरेसी रेट आगे बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। आज मैं आपकी बात माजरत काट रहा हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ एक सवालात थे जहन में ना, इश्काल थे कुछ। एक माशरे की तल्ख हकीकत की तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ, क्योंकि आप बांझपन का इलाज करते हैं। हमारे माशरे में ज़्यादा तलाक़ें इस वजह से हो जाती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा किसी खातून का है। अच्छा, हमने लेकिन दूसरी तरफ जब स्टडी की तो हमने ये भी देखा कि बांझपन का शिकार औरतों से ज़्यादा मर्द हैं। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे फिर मैं कहूँगा यही कि जो पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया पाया जाता है, बाहर ये चीज़ नहीं पाई जाती। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया जाता है औरत को। जी। तो आप देखें कि औरत जो है वो जब बच्चे को जन्म देती है तो ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से बिल्कुल होती ऐसे ही, बिल्कुल तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि ज़िंदगी की शुरुआत ही वहाँ से हो रही है। और औरत जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे लेती तब तक वो कंप्लीट भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब वो माँ का लफ्ज़ उसके साथ जुड़ जाता है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत भी है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमारे माशरे के अंदर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जाहिलियत पे भी कुछ मबनी चीज़ें बिल्कुल। यहाँ तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद ज़्यादा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप ये अगर देखें रोड पे जाते हुए गाड़ी जो है लाखों की होती है, उसमें से शीशा खुलेगा, कचरा बाहर रोड पे। क्या हम ये अपने घर के अंदर भी यही करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम इस्लाम के अंदर हमें क्या सिखाया गया कि सफाई निस्फ ईमान है। हम इन चीज़ों पे क्या अमल करते हैं? नहीं करते। आप पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान का जिस चीज़ पे कयाम हुआ, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। आप यूनिटी को उठा लें, क्या हम यूनाइटेड हैं? हम नहीं हैं। हमारे अंदर क्या फेथ है? बिल्कुल भी नहीं है। और यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, क्या हम डिसिप्लिन है? और आप यही चीज़ देखें कि यहाँ से 1 घंटा दूर दुबई है, वो दुनिया ही अलग है। अच्छा, यही पाकिस्तानी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे खाना भी हम लाइन में लेके ले रहे होते हैं, इस वजह से कि कोई कुछ कह ना दे। और वहाँ के लॉज इतने सख्त हैं, जैसे सऊदी अरब है, उसका लॉ बिल्कुल सही है ना कि चोरी की तो हाथ काट दिए, तो उसके आप हाथ अगर नहीं काटेंगे, ऐसा लॉ नहीं होगा, तो उससे होगा क्या कि वो 10,000 बार चोरी करेगा वो आदमी। तो आप फिर उसे मौका दे रहे हैं ना बेसिकली, ऐसा माशरा बना के कि आप उसे कह रहे हैं कि जाके और करो, क्योंकि यहाँ पे कोई पकड़ धकड़ नहीं है। तो पाकिस्तान का एक ये भी अलमिया है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने फरमाया कि जैसे मर्द हैं, इसमें जो रेशियो है वो साइंटिफिक वे के अंदर आपको बताऊं तो 50-50 है, 50% है, ठीक है। और इसके अंदर जाहिर सी बात है कि घर लोगों के तबाह हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपना मर्द टेस्ट नहीं कराता, सीमेन एनालिसिस नहीं कराता। वही हो गई ना, वो थोड़ा सा जाहिलियत। और वो करा भी ले, अगर ये मैं बताऊं, कराते सब हैं, बताता कोई नहीं है। हम एक तरफ क्या हम कुछ नहीं कर सकते? इसके हम एक दफा फिर आते हैं आमिर साहब की तरफ। इस पे हम बहुत तवील गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये माशरे का एक ऐसा तल्ख पहलू है जिसको इस प्लेटफॉर्म से उजागर होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, राशिद हुसैन अंसारी साहब। सर, ट्रांसमिशन में आपको कुछ आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर आपके? सर, आप वाइब्रेंट विजन इवेंट के CEO हैं, तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं पाकिस्तान भर में, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि ये इंडस्ट्री इस वक्त कितना ग्रूम कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर अब ये दौर जो है एग्जीबिशंस का, मुशर्रफ के दौर को अगर हम पीछे ले लें, तो जब यहाँ पे पहला क़याम नुमाइश सेंटर बना सिविक सेंटर के ऊपर, और आइडियाज़ 2000 हुई, तो उस हवाले से उस वक्त से जब ये शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब कह लें कि एग्जीबिशन का शुरू हो गया, एग्जीबिशन का दौर आ गया। तो इस तरह से ये एग्जीबिशन शुरू होती गई। फिर हमारे मतलब बदकिस्मत ये कह लें कि पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर एक्सपो सेंटर नहीं है। अगर एक्सपो सेंटर है तो सिर्फ 2 ही जगह हैं, एक पंजाब में लाहौर में और एक कराची के अंदर। ये मुल्क के हर हिस्से में बनना चाहिए ताकि हर जगह नुमाइशें होती रहें। नुमाइश एक ऐसी चीज़ है कि जिससे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी, उनकी तमाम मशीनरी, तमाम प्रोडक्ट, तमाम चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में लाई जाती हैं, जिसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके पास इनकम आती है, रेवेन्यू आता है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये कि वो तमाम हमारे सनतकार जितने भी हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उन मशीन को देखने के लिए, जदीद टूल्स को देखने के लिए, जदीद मशीनों को देखने के लिए, और वो यहाँ पर उस तरह की मसनूआत बना भी नहीं सकते, तो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो मशीनरी यहाँ पर आती हैं। यहाँ के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जो आपने सवाल किया कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र क्या करता है, तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र उन कंट्रीज से उन मशीनरीज़ को, उन प्रोडक्ट्स को, चाहे वो फूड से ताल्लुक़ रखती हों या प्लास्टिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हों या गारमेंट से, टेक्सटाइल से, तो उन मशीनरीज़ को वो यहाँ पर लेकर आता है, उन बायर्स को यहाँ पर लेकर आता है, और यहाँ पर फिर नुमाइश के अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं। फिर यहाँ की पब्लिक आती है, यहाँ के सनतकार आते हैं, उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। इस तरह से ये चीज़ें सेल होती हैं। सर, एक ZK ब्रांड भी इस इवेंट का हिस्सा बना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक फ़ख्र है कि पाकिस्तानी ब्रांड है ये। जी। और जिस तरह से और बहुत सारे ब्रांड वॉशिंग पाउडर के मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से बाहर के भी हैं और कुछ पाकिस्तान के भी हैं। तो ये पाकिस्तान का एक ब्रांड है कि AK इंडस्ट्रीज़ का ये प्रोडक्ट्स है कि GK के नाम से, तो इसकी तमाम तर मसनूआत इसमें मौजूद हैं कि वॉशिंग पाउडर भी है, यानी सर्फ जिसे कहते हैं, और हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ आने की इस वक्त अशद ज़रूरत भी है ना? जी बिल्कुल। हर ब्रांड, चाहे कोई भी ब्रांड हो, हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ जब तक नहीं आएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बस अभी सिलसिला एक चल निकला था, एक लहर चली थी, जिसका मतलब पाकिस्तान की प्रोडक्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा भी पहुँचा,
और इसको चलते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। लोगों को मतलब आवाम को जो है, सार्फिन को, उनको चाहिए कि वो मतलब पाकिस्तानी ब्रांड को खरीदने की प्रमोट कोशिश करें, उसको प्रमोट करें। वो खरीदेंगे तो प्रमोट होंगी। मैं भी चूँकि एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, तो हमें इस वक्त पे बेहतरीन मौका मिला पाकिस्तान को कि इस वक्त इसराइल का जो बाइकआउट था, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड बनाएं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं लेकिन अक्ल से नहीं करते। अपनी चीज़ें बनाई और कीमतें इतनी बढ़ा दी कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों का ख्याल रखें। अगर हम जहाँ हम इम्पोर्टेड चीज़ों पे पैसे लगा रहे होते हैं, वहीं 2 पैसे ज़्यादा अगर मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे लगाएं तो अल्टीमेटली फायदा मेरे शहजादे क्वालिटी भी उसी लेवल की करो ना, ये बात है। मैडम बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ हाफिज साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए। हाफिज साहब की जानिब मैं आऊँगी। हाफिज साहब, वैसे तो 50% हमारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन पर चली गई हैं। हमें शॉपिंग करनी हो, कुछ ऑर्डर करना हो तो हम ऑनलाइन पर जाते हैं। अब देखने में आता है कि निकाह ऑनलाइन होने लग गए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? रोशनी डालिए ज़रा इस चीज़ पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे इन्हराफ किया उससे मुझसे इन्हराफ किया। ये आजकल जो वीडियो कॉल्स के ज़रिए निकाह का सिलसिला है, शरई तौर पे इसकी बिल्कुल गुंजाइश है। और इसका तरीका ये होता है कि आप इसमें वकील मुकर्रर करते हैं लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, जो भी बाहर हो, जिसकी भी अदम मौजूदगी हो, वो अपना वकील मुकर्रर करता है और वो उसकी जगह पे हिजाब कबूल करते हैं। और इसकी जो बयन दलील एक हमें मिलती है नबी अलैहिस्सलाम के भी निकाह से मतलब, जो हबशा का शहंशाह था, बड़ा था, उसने भी एक निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भी एक हमारी वालिदा मोहतरमा को इस तरह से भी कराया था, जो कि तारीख़ में रकम है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, लेकिन अपने उसूलों के और ज़ाब्तों के साथ। ठीक है आमिर साहब, एक और सवाल है, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो अभी हमने गुफ्तगू की मेड इन पाकिस्तान के ऊपर, तो इस वक्त कितनी ज़रूरत है हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ आने में? पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त आप या अगले 10 साल में आप किस तरफ देख रहे हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं जब छोटा था तो मैं ये देखता था कि इंडिया के अंदर कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता था उसमें ये होता था कि भारत का ये, भारत का वो, तो उनको उसमें फ़ख्र होता था क्योंकि वो भारत का नाम उसके साथ जोड़ते थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे नाम आए सबसे पहले देखेंगे मेड इन पाकिस्तान, उसको तो कहेंगे इसे तो करो साइड में, ये तो यूज़ ही नहीं करना। शक आ जाता है कि काम नहीं करेगा, ये शक भी आ जाता है। और उसके अंदर जो है एक चीज़ ये भी है कि आप ये देखें, आपका इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट पाकिस्तान का देखें, उसका बहुत बड़ा इशू है। इंपोर्ट आपकी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट आपका कम है। फिजिकल डेफिसिट का आपका प्रॉब्लम है कि आपके जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपकी आमदन जो है वो कम है। तो पाकिस्तान जो है बीच में फंसा हुआ है। और उसके अंदर फिर आपका अगर जैसे मुल्क का नाम भी इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, और अपने सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो हमारी चीज़ है जो हम बना रहे हैं ना, हमें उसके अंदर बिलीव होना चाहिए। और जैसे मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि वहाँ से इंडस्ट्रीज़ वालों को जो ये लेके आते हैं एग्जीबिशन के अंदर, तो ऐसे लोगों की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है। सही बात है। ऐसे लोगों की पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जिनका आज भी ये बिलीफ है और आज भी ये मानना है, ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान का असासा है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल, कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हमें आप देखें बाहर के मुल्क हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि विजन 2030 है, विजन 2040 है, तो वो एक विजन के तहत चलते हैं और उसके अंदर आपकी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज और उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अभी मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई इनके जर्मनी के काउंसिल जनरल से, मेरे जानने वाले हैं बड़े अच्छे, तो उनसे मैंने यही बात की और मैंने कहा कि ये आपकी बात मैं हर प्रोग्राम में जाके कोट करता हूँ कि विजन 2030 जो जर्मनी ने बनाया ग्रीन एनर्जी के ऊपर कि सारी गाड़ियाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो ये वर्ल्ड वाइड उसको एज अ पॉलिसी लोगों ने देखा और सराहा। सर जापान विजन 2050 दे रहा है, लेकिन इसकी तरफ हम एक दफ़ा फिर आएंगे। और हमारे पास हाफिज़ साहब, हम इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपकी तरफ आते हैं। हमने मेड इन पाकिस्तान की जहाँ बात हो रही है, वहाँ हमने
हमने इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करना शुरू किया था, लेकिन हमने देखा कि वो बाइकाट मुहिम आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। बस इख्तिसार के साथ चंद 1-2 मिनट में आप इसको समअप कर लें इस गुफ्तगू को, बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन आप। असल में इन बातों का ताल्लुक हमारे ईमानी तकाज़ों से जी, क्योंकि ईमानी तकाज़ों के अदबार से हम कमज़ोर हैं। वो बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, और है अमल लाज़मी तकमील तमन्नाओं के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो आज हर तबके का यही हाल है। तो असल में जो बोलने वाला तबका है वो क़ुव्वत मौसरा से खाली है, चाहे वो इसराइल प्रोडक्ट का खुद मुतलाशी है और दूसरों को मना कर रहा है। वो छुप कर अपने यहाँ इस्तेमाल करना है, अपने फंक्शन में, प्रोग्राम में इसको मुतकादी समझता है। इसी तरह से तो इसमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम बामल हो जाएं, हमारे बातों में इखलास हो, हमारे अमल में इखलास हो, तो बोलने वाले में इखलास हो, और जो अवाम है वो फील करे दूसरे के दर्द को, अपना दर्द फील करे जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, और ख़ासतौर पर मस्जिद अक्सा में जो जी फील करेंगे तो ही इस मसले का हल है। बल्कि ये तो सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होगा। सही, बातों से सिर्फ मसला हल नहीं होगा अंबर। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की हमारे पैनलिस्ट हैं। आज के हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं, बहुत खास है मेहमान, लेकिन हमारे पास एक और सेगमेंट बोल के लब आजाद हैं तेरे, हमारे नाज़रीन का बहुत और बोल के जुबा अब तक तेरी, और ये सेगमेंट दिन ब दिन हमारे नाज़रीन में मकबूल होता जा रहा है, पसंद कर रहे हैं। और इस सेगमेंट के थ्रू यूथ को, छोटे छोटे बच्चों को मौका मिल रहा है कि टीवी स्क्रीन पर आकर वो अपना टैलेंट दुनिया तक दिखाएं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने और आपके पसंदीदा सेगमेंट बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के जुबां अब तक तेरी है के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, वीनस टीवी की स्क्रीन पे आपका मेज़बान तैमूर अकरम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरे राइट साइड पर बख्तियार काकी साहब मौजूद हैं। आप कैल्प के मेंबर हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप डिबेटर हैं, आप पोइट हैं, आप बिजनेसमैन हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ उसके साथ मौजूद हैं कामरान अहमद साहब, आप भी मेंबर हैं कैप्स के एजुकेशनल सोसाइटी के, आप जज भी हैं आज के प्रोग्राम के, और आप ख़ुद भी पब्लिक स्पीकर हैं, डिबेटर हैं। उसके साथ ही मेरे राइट साइड पर हमारे रेगुलर पैनलिस्ट जनाब मोहम्मद आदिल मलिक साहब ने ज्वाइन किया। आप रीजनल बिजनेस हेड हैं यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज के, यूके सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप फैकल्टी ट्रेनर हैं सिंध पुलिस के। तो अंबर, आज हमारे साथ यंगेस्ट नाथवा मौजूद हैं, हरमैन कादरी। अस्सलाम वालेकुम हरमैन कादरी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हरमैन क्या पेश कर रहे हैं आप आज? मैं नाज शरीफ। होता गर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। होता गर ज़मीन पर पढ़ते यूं तो कलमा रसूल का, पढ़ते यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हमारे साथ अंबर एक गेस्ट मौजूद हैं, बख्तियार काकी साहब। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, बनो यूथ की आवाज़ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है यूथ को कि वो आएँ और अपने टैलेंट को दिखाएं। इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के प्लेटफॉर्म की जहाँ पर यूथ अपने टैलेंट को शोकास कर सके? इस वक्त देखें पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो हमारे सामने पूरे पाकिस्तान के जो हालात हैं
इसमें यूथ को ज़रूरी है ऐसे प्रोग्रामात में शामिल होना, ऐसे प्रोग्रामात में आगे बढ़ना, ऐसे प्रोग्रामात को जो है ना अटेंड करना। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका नौजवान नस्ल जो है वो सही रास्ते की तरफ जाएगा तो आने वाला टाइम, आने वाला वक्त, आने वाला मुआशरा ये ठीक होता जाएगा। जी जी जी। बाकी जो है वो नौजवान नस्ल ही है जो इकबाल ने भी जो इसको याद किया है कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ये इसलिए याद किया इन चीज़ों से कि नौजवान नस्ल पर जो है वो सारी बातें होती है कि वो इस कौम को साथ लेके चलने वाला होता है। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने आप लोगों ने जो स्टार्ट लिया है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन काम है। ये सारे लोग जो है इससे आते हैं और ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है। तो अंबर हमारे साथ डिबेटर्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तैमूर, हमारे आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं, पहली कंटेस्टेंट मैं कहना चाहूँगी शमामा महमूद, जिनका ताल्लुक हमदर्द पब्लिक स्कूल से है। शमामा को मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। शमामा, आपके पास जो है 2.5 मिनट का वक्त है अपनी स्पीच को सम अप करने के लिए। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, खुदा के बाबरकत नाम से आगाज़ करती हूँ। मौजू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर वक़ार, आपकी आमद से पहले अरब में जहालत का दौरा था, इंसानी कदरें नापेद थी, इंसान गुरूहों में तकसीम दर तकसीम था, इंसानियत अमन की मुतलाशे थी। ऐसे में रहमत खुदाबंदी को जोश आता है इंसान को जुल्म जबर से निकालने के लिए, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए, इनके दुखों का मदावा करने के लिए आकाए दो जहां तशरीफ़ लाते हैं। और साथ में ये इरशाद होता है, वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदर अली वक़ार, आपकी बारगाह की निस्बत से ज़मीन अर्जमन बन गई, आपके नालायन पाक से आसमान बुलंद हो गए। आपने मस्जिद नबी को सिर्फ अदायगी नमाज के लिए मुख्तस ना किया, बल्कि ये ऐसी दर्जगाह थी जहाँ अखलाक सिखाए जा रहे थे, जहाँ माशरत जन्म ले रही थी, जहाँ साबिर व ज़ाहिद तैयार हो रहे थे। सदर अली वक़ार, फिर इस फलक ने देखा इस दरगाह से फारिग तहसील होने वाले कौन थे? वो थे अबू बकर। जब आपके आंसू का कतरा रुखे अनवर पर गिरता है तो कहते हैं हुजूर साहब ने डस लिया है, तकलीफ की शिद्दत है, लेकिन पाँव इसलिए ना हटाए कि आपके आराम में खलल ना पड़े। हाज़रीन महफिल, वो थे उमर, जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की। वो पैवन लगे कपड़े पहनकर ज़मीन पर बैठ के सारे फैसले करते थे। दोस्तों, वो थे हया के पैकर उस्मान, कि जिनके बारे में हुजूर ने खुद फरमाया, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। सदर अली वक़ार, वो थे बहादुरी और शुजाअत की मिसाल अली, कि जिनके जुल्फ़िकार के सामने किसी काफिर में खड़े होने की हिम्मत न थी। ये मेरे नबी की तरबियत है। मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इस शेर से करूँगी। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ए ज़र्फ नज़र देख मगर देख अदब से, ए ज़र्फ नज़र देख मगर देख अदब से, मेरे सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, मेरे सरकार का जलवा है तमाशा नहीं। क्या बात है, आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ी खुशी होती है तैमूर जब इतने से बच्चे और ऐसे टैलेंट यहाँ आते हैं। अगले कंटेस्टेंट को मैं बगैर टाइम ज़ाया किए बुलाना चाहूँगी, मोहम्मद सुलेमान, जिनका ताल्लुक है इब्राहिम अली भाई स्कूल से। सुलेमान, आपके पास भी बेटा 2-2.5 मिनट का वक्त है। आपने उसी 2.5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन ना दें, स्पीच शुरू करें बस। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जनाब सदर, मैं अपने नबी के बारे में बोलना चाहूँ तो मैं ना बोल पाऊँ। हमारे नबी ने कितने मुश्किलात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारा। ताइफ वालों ने हमारे नबी के ऊपर कितने जुल्म और सितम किए, यहाँ तक कि हमारे नबी के जिस्म को लहूलहान कर दिया, लेकिन हमारे नबी ने कभी इनसे बदला ना लिया, इन सबको माफ कर दिया। जनाब सदर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आला नमूना है। आप रहमत लिल आलमीन हैं, आप कुरान के अमनी तफसीर हैं, आप मुअल्लिम हैं, आप हिदायत के सर चश्मा है। जनाब सदर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जिनके एहसानात के बारे में मैं गिनने लगूं तो शुमार ही ना कर पाऊं। कायनात में कोई एक ऐसी चीज नजर ना आएगी जिसमें मोहसिन इंसानियत की रोशनी ना झलक रही हो। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक
तनवीर ही तनवीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब सदर, मेरे आका तो बादशाही में भी फकीरी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नरमी, आजिज़ी और शख्सियत में वक़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेमिसाल थी और हुस्न बाजमाल था और किरदार तो ऐसा था कि काफी भी फिदा होते थे आपकी सदाकत पर। जनाब सदर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन अमान का पैगाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को जहालत के अंधेरे से निकाल कर इस दुनिया को इस्लाम की रोशनी की तरफ मुनव्वर किया। मैं अपनी तकरीर का एहतराम इस शर्म से करना चाहूँगा, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, काफिर ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान। कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी यूथ डिबेट कर रही है और सुनने वाले भी महसूस हो रहे होंगे। अगला हमारे पास थर्ड कंटेस्टेंट हमारे पास हैं अयान सुल्तान। इनका ताल्लुक भी जो है इब्राहिम अली भाई स्कूल से है। अयान, आपके पास भी सिर्फ 2.5 मिनट हैं, उसी 2.5 मिनट के अंदर आपने और आप तकरीर शुरू करें, इंट्रोडक्शन ना करें। ना तो जमी के लिए है ना तो आसमां के लिए, ना तो जमी के लिए है ना तो आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। क्या बात है जनाब सदर, पाकिस्तान एक वसी तर मुल्क है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनी वसाइल से नवाजा है। जनाब सदर, सूरह हदीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोहे में इंसानों के लिए बेहतरीन फायदे हैं। यहाँ लोहे से मुराद सिर्फ आयरन नहीं बल्कि तमाम धातें हैं, जिनमें सोना, चांदी, संगे मरमर, मादनी तेल वगैरह वगैरह शामिल है, वगैरह वगैरह शामिल है, वगैरह वगैरह शामिल है। जेवरात से लेकर हथियार तक, एटम बम से लेकर हवाई जहाज तक, ये तमाम चीजें धातों से तैयार किया जाता है। जनाब सदर, कोयले के कान से हीरे हासिल किए जाते हैं। मादनी तेल से तवानाई पैदा किया जाता है और मादनी तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल वगैरह भी हासिल किया जाता है। नमक की कान पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की नमक सबसे उम्दा और मायारी है, इसीलिए पाकिस्तान के नमक को बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। पाकिस्तान में बेशुमार लोहे है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के पत्थर और मुख्तलिफ रंगों के संगे मरमर पाया जाता है। पाकिस्तान के संगे मरमर को दुनिया के खूबसूरत संगे मरमर समझा जाता है। जनाब सदर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मादनी वसाइल से माला माल है। जनाब सदर, कानकनी का पेशा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। जनाब अली वक्कार किसी मुल्क और कौम की तरक्की में कानकनी का पेशा बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं आप बेटा, लेकिन हमारे पास टाइम समअप हो गया है। 2.5 मिनट का टाइम होता है। आपने बहुत अच्छा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, यही आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, यही कॉन्फिडेंट लेवल है आपका। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहे हैं हम। कामरान साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। यकीनन आज भी आपको कुछ मुश्किल तो जरूर हुई होगी। अच्छे डिबेटर्स हमारे पास आए हैं, आप रिजल्ट कंपाइल करें, फिर हम कुछ देर में आपके पास आएंगे। उससे पहले हमारे पास एक नात है, मुन्ने से नातख्वा मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद सुभान रजा अत्तारी। अस्सलाम वालेकुम सुभान, कैसे हैं आप? माइक ले लीजिए। माइक ले लेना बेटा। कैसे हैं आप? जी। क्या सुना रहे हैं आप सुभान आज? नात। बिल्कुल सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा गए, वही घर बनाने कुछ ही चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा गए, वही घर बनाने कुछ ही चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने कुछ ही चाहता है। जो पूछा नबी ने
के कुछ गर्भ छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के गोटों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या हकीकत, वहाँ जान लुटाने कुछ चाहता है, वो सोने सिक्का कर वो चांदी से बाटे, नजर में बसाने कुछ चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा अंजला ने वो दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो। अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और हमारे पास इस वक्त एक और नातख़्वां जी मौजूद है। इस वक्त मौजूद है फिज़ा नूर साहिबा। फिज़ा नूर को मैं दावत देना चाहूँगी। फिज़ा नूर तशरीफ़ रखिए। कैसी है फिज़ा आप? जी ठीक। चलें जल्दी से आप हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। मदीना 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 मदीना, वो मदीना जो कौन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। आपने नाते रसूल मकबूल पेश आपका किया। बहुत शुक्रिया। आपका लेकिन अंबर हमारे पास रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम बच्चों को अभी मजीद वेट करवाएंगे। नाजरीन भी थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि हमारे पास हमारे रेगुलर पैनलिस्ट आदिल मलिक साहब मौजूद हैं। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर आपने बच्चों को सुना, बच्चों की नाते भी सुनी, स्पीच भी सुना, आज आप यूथ के लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज बच्चों का टैलेंट देख के और दिल खुश हुआ। नबी की तारीफ़ जो जिस तरह बयान की गई, स्पीच की गई, माशाल्लाह आजकल का यूथ जो है, इनके माँ बाप को मैं फिर से सलाम कहना चाहूँगा। इनकी तरबियत की वजह से ये बच्चे जो अभी परवरिश पा रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप सबको दे। और बाकी रही बात यूथ को मैसेज देने की, तो यूथ के लिए दो मैसेज हैं आज मेरे पास। सबसे पहला मैसेज तो ये है, यूथ आजकल का यूथ जो है बहुत जल्दी हालात के पेश नज़र डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग हर चीज़ में मुस्बत पहलू सोचें। आजकल हम छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी अगर किसी भी किस्म की मुसीबत भी आती है तो आप उसको पॉजिटिव लें। बाइक भी अगर पंचर हो गई, बज़ाहिर तो आप किसी जगह पे ऑफिस में लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन आप उसका मुस्बत पहलू ये सोचें कि आपकी वजह से पंचर वाले के घर 2 रोटी चली जाएगी। क्या खूबसूरत पॉइंट निकाला है सर आपने। कोशिश यही है कि हर चीज़ में आप पॉजिटिव पहलू सोचें। बीमार भी हो रहे हैं तो आप समझे आपके गुनाह झड़ रहे हैं, डॉक्टर के घर रिस्क चला जाएगा, कंपाउंडर के घर रिस्क चला जाएगा, तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है।
किसी का ये घर सोच अगर हमारे माशरे में आ गई तो मैं समझता हूँ हमारा माशरा मिसाली बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बस आखिरी में सर मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप बड़ा सोचें, यूथ को चाहिए बड़ा सोचें। छोटी सोच और पैर की मोज इंसान को आगे बड़ा बढ़ाती सोचें है। और अच्छा सोचें, बड़ा नेगेटिविटी को अपने अंदर से तो डिलीट क्या करें। अब हम रिजल्ट की तरफ आए बिल्कुल आ जाए या मजीद मुझे- इंतजार कराना है? नहीं, मुझसे नहीं इंतजार होता। तो आपको चले पता है तो तीनों बच्चों ने सबसे पहले देखें, मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले रोज एक बात कहता हूँ, आप तीनों बच्चे यहाँ तक आ गए, आपकी यही बहुत कामयाबी बड़ी है। बात है। इस दिन जो सबसे अच्छा था वो फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड, लेकिन आप तीनों बहुत अच्छे हैं, आप तीनों का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और आप तीनों इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर मैदान में नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करना है। तो तीनों बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन हमारे जज के मुताबिक जिस बच्चे या बच्ची की तकरीर सबसे अच्छी थी उसको 8 पॉइंट मिले माशाल्लाह। और आपका नाम है शमामा। Congratulations, शमामा हमारी जो शमामा। बच्ची है उन्होंने उसको फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सेकंड जिस बच्चे ने तकरीर की, अब तो 2 बच्चे बचे हैं, हाँ। तो आपका नाम है इब्राहिम, आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, आपको भी बहुत मुबारक हो। और अयान थर्ड पोजीशन आपने हासिल की, लेकिन आप तीनों ने बहुत अच्छी की। जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की उसके साथ भी सेकंड और थर्ड तीनों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। सर बस हम आखिरी मराहिल में दाखिल है, आपने इन बच्चों को सुना, कैसा लगता है आपको पाकिस्तान की यूथ को इस प्लेटफॉर्म पर देखकर? बहुत खुशी होती है और आपको जाते जाते बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक चीज़ बस मेरी याद रखिएगा कि आप जब पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो आपके ऊपर एक फ़र्ज़ लागू हो जाता है पाकिस्तान को बदलने का। हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें और हमारे जो बच्चे हैं हर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं जो दुनिया का हर कोई बच्चा या माँ बहन डिज़र्व करती है किसी और कंट्री में। तो पाकिस्तान बदलेगा एक दिन इंशाल्लाह, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के झंडे को दुनिया में हर झंडे से ऊपर पाएंगे इंशाल्लाह। और एंड में इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह। जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान साहब आज की तकरीर कैसी लगी, इसको सम अप कर दें जल्दी से। इस तरह से मैं करूँगा कि खुद एतमादी जो थी बच्चों की वो बहुत मम्मा एक ले लीजिए। खुद एतमादी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी बच्चों की, ठीक है। और जब भी आप स्पीच के लिए आते हैं तो आपका आई कांटेक्ट, बॉडी जेस्चर, आपकी टोन कहाँ पे ऊपर जा रही है, कहाँ नीचे हो रही है, ठीक है, उतार चढ़ाव जो है तकरीर में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती है, ठीक है। और जब कभी भी आप आओ किसी भी कंपटीशन में तो उसकी प्रैक्टिस एक चीज़ मैं बच्चों के लिए कहूँगी जो बीच में स्पीच भूल जाते हैं ना, उनके लिए अगर एक लाइन उनके लिए देखें, ये एक कुछ ट्रिक्स होती है जो हमें बताई जाती है जब भी हम जाते हैं। मैं खुद मतलब इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर में स्पीकिंग में रहा हूँ, टोस्ट मास्टर्स में, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको मालूम है कि आपने अगला लफ्ज़ क्या बोलना है, हमें नहीं मालूम आपने क्या बोलना है। बहुत तो आप शुक्रिया, उसी को उसको वहाँ से बहुत शुक्रिया कामरान साहब, हमारे तमाम गेस्ट का शुक्रिया। सर आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए, सर आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेगमेंट को पसंद कर रहे हैं, इसके सयाम ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जो ये पूरी मेहनत देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 20% मेहनत होती है, 80% उसके पीछे होती है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे स्पॉन्सर का। और हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स खास तौर पर पावर ZK का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, रेज़मीन फूड का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, एम्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनका दावा है कि 20,000 पर मंथ में वो हर शहरी को घर प्रोवाइड कर रहे हैं। Q&N फूड का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अल सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हनाफिया फूड का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और नेल्सन पेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इन सब के साथ नाज़रीन आपका शुक्रिया अपने मेज़बान तैमूर अकरम को इजाज़त दीजिए। कल एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।